चाह के भी उन्हें हम भूल न पाए, चाह के भी उन्हें हम भूल न पाए, प्यार ही इतना था। चाह के भी उन्हें हम भूल न पाए, प्यार ही इतना था। पिछली 2-3 क्लासें मैं नहीं ले पाया, बीमार ही इतना था। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। अर्जुना नीट के एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं हूं आपका ऋतिक सर। बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो आखिरी पोर्शन है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वो इस लेक्चर में डील करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे सर बात तो हमारी लाइव लेक्चर की हुई थी, आप रिकॉर्डिंग कैसे दे रहे हैं। बच्चों, मेरी हेल्थ जो है ना मुझे अलाउ नहीं कर रही है बहुत ज़्यादा लेक्चर्स लेना। एक्चुअली अब ये भी आप देख रहे होंगे मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा कंजेशन है। तो और आपका जो सिलेबस है वो इस वजह से लगातार डिले होता चला जा रहा है। पिछले हफ्ते भी क्लासेस कैंसिल हुई थी, क्योंकि पिछले हफ्ते भी मतलब टेक्निकली से पिछले हफ्ते कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़रा सा पोर्शन हमारा बचा है आईयूसी की स्टार्टिंग से पहले। तो टेक्निकली इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था लास्ट वीक में ही, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से डिले हो गया। और अगर इस वीक भी हम इनऑर्गेनिक नहीं स्टार्ट करते हैं, फिजिकली ही चलती है, तो 2 वीक आप डिले हो जाओगे, वैसे डिले पे चल रहे हो। तो टू कवर अप दैट डिले, कि और डिले ना हो, मैं आपको 2 लेक्चर्स छोटे छोटे रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा। ठीक है, हम पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, केवल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमें पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के 2 छोटे छोटे लेक्चर्स मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दूंगा। इसमें क्या होगा, मैं पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कवर कर दूंगा। इनको देखने के बाद आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एज इट इज ज्वाइन कर जाएंगे। एज इट इज जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जितने क्वांटम मैकेनिकल की आपको डील जरूरत पड़ेगी, जितने क्वांटम नंबर्स की, वो सारे के सारे इस लेक्चर में मौजूद हैं। ठीक है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर रुके थे। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो लास्ट आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो थियोरी में लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका नाम था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये हम लोग बच्चों थ्योरी में डिस्कस कर चुके थे। इसके 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, या फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम। और आपने देखा था कि अनसर्टेनिटी जो थी वो एक तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। इसका मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी। इसलिए मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कॉन्सेप्ट भी हल्की बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लाइट बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जैसे कि de Broglie का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था लाइट बॉडीज के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट से साबित ये होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी आप साथ में नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी आप साथ में नहीं निकाल सकते। दोनों चीजें साथ में निकालने जाओगे भाई, सिंपल सी बात है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन, इसको ऐसे कर लेते हैं, एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। अगर वेलोसिटी को एक्यूरेटली निकालोगे तो डेल्टा वी को कम करने की कोशिश करोगे, डेल्टा वी कम होगा तो डेल्टा एक्स बढ़ता चला जाएगा, मतलब पोजीशन में एरर आएगी। और अगर पोजीशन को एक्यूरेटली नापने की कोशिश करोगे, इसे कम करोगे, तो ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एच अपॉन 4 पाई एम तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है कि आप पोजीशन और वेलोसिटी साथ में निकाल सको। किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी साथ में नहीं निकाली जा सकती। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। लेकिन बोहर भाई साहब ने तो पोजीशन भी निकाल रखी थी और वेलोसिटी भी निकाल रखी थी, दोनों चीजें निकाल के बैठे थे वो। उनने तो रेडियस का फॉर्मूला भी दिया था और उनने तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी दिया था। इसका मतलब बोहर का हिसाब किताब गलत है, बोहर का हिसाब किताब गलत है। ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अनसर्टेनिटी आती क्यों है, ये मास की जगह नास लग रहा है। अनसर्टेनिटी आती क्यों है, अनसर्टेनिटी इज ड्यू टू वेव
नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनसर्टेनिटी जो होती है वो वेव नेचर की वजह से होती है, इसमें आपके मेजरमेंट की कोई एरर नहीं है, ये आपके मेजरमेंट की वजह से नहीं हो रहा है ऐसा कि आपने नापने में गलती कर दी है इस वजह से अनसर्टेनिटी आ रही है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना बॉल और बाल वाला, बॉल और बाल वाला एग्जांपल दिया था ना, तो अनसर्टेनिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन के बहुत कम मास की वजह से आ रही है, उसके वेव नेचर की वजह से आ रही है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व होते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बी, सी, एंड डी। इनमें से कौन सी फॉर्म हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के लिए सही है? ठीक है ना, कौन सी फॉर्म हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के लिए सही है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसमें से देखिए बी ऑप्शन तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है, आपको पता ही है सही होता है। बी ऑप्शन तो आपको पता ही है सही होता है, बी ऑप्शन तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है। डी ऑप्शन भी ठीक है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसे कहते हैं एनर्जी टाइम फॉर्म। क्या कहते हैं? एनर्जी टाइम फॉर्म। सर ये फॉर्म कहां से आई, ये फॉर्म कहां से आई ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जानने के लिए आपको रिलेटिविटी में घुसना पड़ेगा, और रिलेटिविटी में घुसना हमारे स्कोप में नहीं है। इसलिए आप इसे केवल याद रखें कि ये भी एक हाइजेनबर्ग की फॉर्म होती है, इसे बोलते हैं एनर्जी टाइम फॉर्म। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज मोर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो इसको बेटा एनर्जी टाइम फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये भी फॉर्म ठीक होती है। कहीं पर अगर ये दी हो तो ये नहीं गलत मारे आओ कि हमें तो बताया नहीं था, या हमें तो ये पता ही नहीं है, हमें पता है। ठीक है, तो गलत मत मार्क कर देना इसको। कहने का मतलब केवल इतना सा है कि इसे गलत मत मार्क कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी और डी दोनों ठीक है। बी तो आप जानते ही हैं ठीक है, और डी मैंने आपको बता दिया कि डी भी ठीक है। ठीक है, क्लियर है? एक पीवाई क्यू करते हैं इसके ऊपर। इफ uncertainty in position and momentum is equal, the uncertainty in velocity will be 1 upon m under root h upon pi m pi h upon pi h upon m pi। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये आया हुआ क्वेश्चन है AIPMT 2008 में। ठीक है ना, AIPMT 2008 में क्या दे रखा है उसने? उसने आपको अनसर्टेनिटी इक्वल दे रखी है। किस किस में इक्वल दे रखी है?
पोजीशन में और वेलोसिटी में इक्वल दे रखी है, ठीक है। पोजीशन में और वेलोसिटी में क्या इक्वल दे रखी है उसने, अनसर्टेनिटी इक्वल दे रखी है, सॉरी पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इक्वल दे रखी है, वेलोसिटी में निकालनी है। ध्यान से देखना बेटा, डेल्टा पी बराबर क्या बताया था मैंने, एम डेल्टा वी, ठीक है। एक तो ये याद रखना, हमें डेल्टा वी निकालना, तो डेल्टा वी बराबर क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन एम। किसी तरीके से हमें डेल्टा पी पता लग जाए, काम हो जाएगा हमारा, आया ना, हो जाएगा ना काम, बिल्कुल हो जाएगा सर। देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता है बच्चों, एच अपॉन 4 पाई होता है सर। कोई प्रॉब्लम किसी को, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं इसके अंदर। ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड पोजीशन आर इक्वल। अगर ये दोनों बराबर दिए ले हैं तो क्या मैं डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, लिख दिया। क्या इसको डेल्टा पी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। और क्या यहां से डेल्टा पी निकालने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो सर, एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। देख लो, चेक कर लो, सही है। 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। अब ये मत कहना तो मैं अंडर रूट लेना नहीं आता है, वरना उसी रूट में बांध दूंगा तो मैं 1/2 अंडर रूट एच अपॉन पाई। 4 अंडर रूट हो गए, 2 बाहर आ गया रूट से, एच और पाई अंदर रहेगा क्योंकि इनका तो अंडर रूट हुआ नहीं। ये वैल्यू उठा के यहां ठोक दो, यहां डाल दो, तो डेल्टा वी क्या आएगा, 1/2 एम नीचे वाला अंडर रूट एच अपॉन पाई। ये आ गई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। क्या आ गई, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये आ चुका है एआईपीएमटी 2008 में, देख सकते हैं आप। देखिए, है ना। नेक्स्ट, an electron is moving in an atom with a velocity 500 meter per second which is 0.001% अनसर्टेन, ठीक है। या इसको ऐसे लिखो, 500 मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं, विद 0.001% अनसर्टेनिटी फाइंड द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालनी है, ठीक है। वेलोसिटी में दे रखी है, अनसर्टेनिटी निकालनी है पोजीशन में। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, whenever you will solve this question, हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, de Broglie की तरह मास यहां पर भी किलोग्राम में रखा जाएगा, ठीक है ना। de Broglie की तरह मास यहां पर भी किलोग्राम में रखा जाएगा, ग्राम में सॉल्व मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको वेलोसिटी दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड और आपको दे रखा है 0.001%। किसका 0.001%? वेलोसिटी का। तो ये कितना आ गया, 0.005। भाई इतनी अनसर्टेनिटी है, 0.001% अनसर्टेनिटी है। किसका 0.001%? वेलोसिटी का 0.001%। भाई अनसर्टेनिटी, जब वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी निकाल रहे हो तो निकलेगी तो वेलोसिटी के थ्रू ही ना। तो किसके मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है? वेलोसिटी के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.001%। किसका 0.001? किसका 0.001? किसका? हुज? वेलोसिटी का 0.001%। वेलोसिटी का 0.001% ना। समझ में आई मेरी बात?
तो वेलोसिटी का 0.001% क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। सॉल्व हो गया ये। अब अपने को डेल्टा एक्स निकालना है बस। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, एच अपॉन 4 पाई एम, एच अपॉन 4 पाई एम। डेल्टा एक्स निकालने का है, ये 0.005 है, एच की वैल्यू 6.6 10 to the power -34, 4 अपनी जगह पे, पाई को आसान करने के लिए लिख दो 22/7 और एम लिख दो 9.1 10 to the power -31। केजी में रखा जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, केजी में लिखा है। ये क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, केजी में लिखा है। इस बात का ध्यान रखना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और केजी में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, केजी में, किलोग्राम में लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लो। सॉल्व तो तुम कर ही लोगे सर। ये इतनी गंदी गंदी कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं सर, कोई थोड़ी सी अप्रोच बता दो सर। ऐसी कैलकुलेशन से करने के लिए क्या करते हैं, और ये 0.005 भी नीचे आ जाएगा, यहां से खुदा के नीचे भेज दिया, ऐसे नीचे लगे ये। ऐसी कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 10 की पावर्स को अलग कर लेते हैं। जो 10 की पावर में है उसे अलग कर लो, 6.6 इंटू 7 अपॉन 4 9.1 0.005, इसे अलग कर लो, इंटू 10 to the power -34 इंटू 10 to the power 31। ये ऊपर गई प्लस की हो जाएगी, ऊपर गई प्लस की हो जाएगी, माइनस से प्लस की हो गई। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे सॉल्व, मैं बताता हूं, देखो ध्यान से देखना। 6.6 से 9.1 काट दिया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। इसको 65 मान लो, 13 से काट दो, 5 13 7 91, 7 टाइम्स कट गया, 13 7 91, 7 से 7 उड़ गया सर। ओ 3, ये पॉइंट हटाओ, यहां उतना ही, एक के बाद 3 जीरो आ जाएंगे, 1000। बेसिक मैथमेटिक्स 10वीं क्लास में करी होगी। पॉइंट हटाते हैं, 1 2 3 जितनी डिजिट होती है उतने जीरो यहां आ जाते हैं, आ गए। 5 से 5 कट गया, वाह। क्या बचा, देखो डेल्टा एक्स बचा, ऊपर देखो क्या बचा, 1000 इंटू 10 to the power -3 अपॉन 88 नीचे 80 तो बचा बस, बाकी सब तो साफ हो गया। ये हो गया 1000 इंटू 10 to the power -3, कितना हो गया, 1 कैसे हो गया सर, 10 to the power 3 इंटू 10 to the power -3, 1 अपॉन 88। कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी आई है, देख रहे हो, कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी आई है, देख रहे हो। अनसर्टेनिटी के डाटा का वो देख रहे हो, कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी आई है ये, 1/88 मीटर, कितना बड़ा वैल्यू है, कितना ज्यादा बड़ा वैल्यू है, 1/88 मीटर, कितनी बड़ी वैल्यू आई है निकल के। ये इलेक्ट्रॉन के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है, इसका मतलब वेव नेचर कितना ज्यादा डोमिनेंट है। इलेक्ट्रॉन के केस में वेव नेचर जो है वो कितना ज्यादा डोमिनेंट है, आप खुद देख लीजिए। आप इस चीज को खुद देख लीजिए। और ऊपर से हमारे बोर भाई साहब ने क्या कर रखा है, बोर भाई साहब ने पार्टिकल मान के पूरी की पूरी कहानी सॉल्व कर रखी है ना। और अब देखिए आपकी बॉडी के हैवी होते ही कितनी पिक्चर चेंज होगी। बहुत हैवी कर भी नहीं रहा बॉडी को, बहुत हैवी कर भी नहीं रहा मैं बॉडी को, देखिएगा
जरा सा केवल चेंज ला रहा हूं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ बॉल ऑफ mass 33 gram is 10 to the power minus 5 meter. Find the uncertainty in velocity of ball. आराम से, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी दे रखी है, कतई प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा अच्छा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन के अंदर। और बॉल को भी कोई बहुत भारी नहीं किया है मैंने, है ना, बॉल को भी कोई बहुत भारी नहीं किया है मैंने। बॉल के साथ भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत भारी बॉल मैंने कर दी है कि 20 किलो की बॉल है, 50 किलो की बॉल है, केवल 33 ग्राम्स की बॉल है, केवल 33 ग्राम्स की बॉल है। और आप देखो, अब 33 ग्राम में डाटा देखना कैसे इधर से इधर होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या होता है, एच अपॉन 4 पाई में, ठीक है। ये दे रखा है 10 to the power minus 5, डेल्टा वी निकालना है, 6.6 10 to the power minus 34, 4 22 7 3.3, ओके। डेल्टा वी निकालना है, 6.6 इंटू 7 इंटू 10 to the power minus 34 अपॉन यहां से अपॉन 4 इंटू 22 इंटू 10 to the power minus 5, नीचे भेज दिया ऐसे, नीचे चला गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, 3.3 था बाबू, ये 2 था, एक गलती कर दी हम लोगों ने छोटी सी, फिर से करेंगे, इसको सही करना होगा गलती को थोड़ा सा ना। देखो 4 22 बाई 7 33 इंटू 10 to the power minus 3, किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट किया था मास को, मास किलोग्राम में रखा जाएगा, ये बात याद रखना। ग्राम में रख दो गलत हो जाएगा, ग्राम में रख दो क्वेश्चन शुरू होने से पहले गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो 6.6 7 10 पावर माइनस 34 अपॉन 6.6 इंटू 7 अपॉन 4 22 33 10 to the power minus 3 10 to the power minus 5, ये आ गया 10 to the power minus 34। क्लियर है? अब तुम बाकी सबको छोड़ो, बाकी सब कुछ छोड़ो, तुम सॉल्व भी मत करो, अभी से भूल जाओ, मैं कह रहा हूं इसको सॉल्व भी मत करो, इसको एज इट इज लिखे रहना दो, केवल पावर को देखो। 10 to the power minus 26 के ऑर्डर की आ रही है, 10 to the power minus 26 के ऑर्डर की आ रही, कितनी कम हो गई अनसर्टेनिटी। 10 to the power minus 26 के ऑर्डर की आ रही, कितनी कम हो गई अनसर्टेनिटी। बॉल केवल 33 ग्राम की बॉल ली मैंने, अनसर्टेनिटी कितनी कम है, ये कितनी ज्यादा कम है, कितनी ज्यादा कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने ये बात हमने प्रूव कर दी कि जब यही चीज इलेक्ट्रॉन के लिए निकाली थी तो अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी आई थी, 1/88। कितनी बड़ी वैल्यू थी, कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी थी। और यही बॉल चीज जब हमने 33 ग्राम की बॉल के लिए निकाली तो कितनी कम हो गई वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। That means this concept is useful for only microscopic bodies. This concept is only useful for microscopic bodies. समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। एक आखिरी क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर, फिर क्वांटम मैकेनिकल के ऊपर चलना है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 क्या है? स्टेटमेंट 1 एज पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल
टू मेजर position and velocity of electron in H atom simultaneously, जो कि बोहर ने किया था। हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला भी है, हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है। स्टेटमेंट नंबर 2, in Bohr model, electron as a particle। आपको बताना है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पॉज करके सॉल्व कीजिए और फिर अनपॉज कीजिएगा और आंसर अपना मैच कीजिएगा। क्या दोनों सही हैं? पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत, ठीक है, ओके। इसका आंसर है दोनों ही सही है। इसका आंसर है दोनों ही सही है। दोनों ही बातें मैंने आपको लिखाई हुई, दोनों ही फैक्ट्स हैं। दोनों ही बातों में कोई हटो बचो नहीं है, दोनों ही बातों में कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही फैक्ट्स हैं। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम साइमल्टेनियसली। एक साथ नापना इम्पॉसिबल है, एक बात। दूसरी बात, बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना गया। बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना गया था, सही है। बोहर मॉडल वाज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली सारी की सारी कहानी का सार है, ठीक है। क्या हुआ? बोहर ने क्या माना? बोहर ने क्या माना? बोहर ने ये माना कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। बोहर ने क्या माना? इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, ठीक है। उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को बना दिया कुत्ता, याद है? बोहर ने इलेक्ट्रॉन को क्या बना दिया था? कुत्ता। उसके गले में बांध दिया था पट्टा। तो बोहर मॉडल ने माना इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, और पार्टिकल मान के उसने क्या किया? रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी निकाल दी और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल दी, ठीक है। यही तो किया, यही किया ना? बिल्कुल सर। लेकिन बोहर मॉडल का सबसे बड़ा यूएसपी क्या था? जो नई चीज वो मार्केट में लेके आया था, सीधी लाइन नहीं खींचती इसकी ऐसी की तैसी, MVR बराबर NH/2π, जो कि प्रूव किसने किया? डे ब्रॉगली ने। और किससे हुआ? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के प्रूव हो रहा ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को वेव मान के प्रूव किया गया था। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में प्रूव करवाया था, ठीक है। और अगर वेव नेचर होगा, अगर वेव नेचर होगा तो वेव नेचर के साथ में आएगी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किस किस में आएगी? अनसर्टेनिटी आएगी पोजीशन में, और अनसर्टेनिटी आएगी वेलोसिटी में। पोजीशन में और वेलोसिटी में। और पोजीशन और वेलोसिटी की इस अनसर्टेनिटी की वजह से आप एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते, जबकि बोहर ने किया हुआ था। इसका मतलब बोहर इज गलत। आप रेडियस और वेलोसिटी एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते, एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आप निकाल सकते होते, अगर आप निकाल सकते होते तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता, और अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता तो MVR बराबर NH/2π प्रूव होता।
लेकिन ये तो प्रूव ही नहीं हुआ। ये तो इलेक्ट्रॉन को वेव मान के डी ब्रॉगली ने प्रूव किया। किसने प्रूव किया? डी ब्रॉगली ने प्रूव किया। तो इसका मतलब जो चीज पार्टिकल नेचर से प्रूव ही नहीं हो रही, उसके लिए हम पार्टिकल नेचर को सही कैसे मान सकते हैं? गलत है इसका मतलब पार्टिकल नेचर। तो इसी के साथ बोहर मॉडल का सत्यानाश हो गया और यह साबित हो गया कि जो बोहर मॉडल है ये गलत है। साबित हो गया कि बोहर का जो मॉडल है वो क्या है? वो गलत है। इट इज रॉन्ग, इट इज फेल्ड, दस इट इज फेल्ड। खत्म हो गया ये मॉडल। और जन्म हुआ इस मॉडल के खत्म होने के साथ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। इस मॉडल को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं, इस मॉडल को ही वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, ये सबसे मॉडर्न मॉडल है और आज की तारीख में भी हम इस मॉडल को फॉलो करते हैं। ये वो मॉडल है जो फेल नहीं हुआ है। आप जितनी केमिस्ट्री पढ़ते हैं आज की तारीख में वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऊपर ही बेस्ड होती है। ठीक है, एटम का ये मॉडल सबसे करंट है, प्रिवेलेंट है, सक्सेसफुल है, आज भी फॉलो होता है। ठीक है, 1929 में आया था ये मॉडल और इस मॉडल के बारे में कुछ खास बातें पहले मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पहला, ये एक 3D मॉडल है। ये एक क्या है? 3D मॉडल है। अब तक जितने भी मॉडल आए हैं उन्होंने एटम को 2D में कंसिडर किया है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये 2 डायमेंशनल नहीं, 3 डायमेंशनल है। सर्कल का काम नहीं है, स्फीयर का काम है, स्फीयर का, गोला। ठीक है, 3D मॉडल है, 3 डायमेंशनल मॉडल है। दूसरी बात, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल? देखो, डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग ने ये तो साबित कर ही दिया था कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर प्रोडोमिनेंट होता है। ये डी ब्रॉगली ने साबित किया और फिर हाइजेनबर्ग ने इस बात को सपोर्ट कर दिया ये कह के कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव है इसका मतलब ये आवारा होगा और किसी भी गिवन टाइम पर ये एटम के अंदर होगा, ये तो श्योर है, लेकिन एटम में कहां होगा, एटम में कहां होगा ये बताना इंपॉसिबल है ना भाई। ये तो श्योर है कि होगा तो ये एटम में, होगा तो ये एटम में, लेकिन ये एटम में कहां होगा ये बताना इंपॉसिबल है। ये बताना क्या है? इम्पॉसिबल है, आप नहीं बता सकते। तो आपको जा जाके चेक करना पड़ेगा कि किसी जगह पर ये एक्सक्यूज मी इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। किसी पर्टिकुलर जगह पर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। मतलब ये मॉडल आपको एग्जैक्टली ये नहीं बताएगा कि इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा ही। ये आपको वो जगह बताएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस हैं या फिर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस नहीं है। भिखारी सड़क के किनारे बैठकर, भिखारी सड़क के किनारे बैठकर मांगता है भीख इज़ द। पॉज करने के बाद मुझे आई लगातार एक साथ 24 छींक इज़ द। तो वापस लौटते हैं, मजाक काफी हो गया है। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा और कहां नहीं मिलेगा ये बता सकते हैं, लेकिन वही मिलने वाला है, मतलब कहां कहां मिल सकता है और कहां कहां नहीं मिल सकता। जैसे मान लो तुम हो, तुम घर से साइकिल लेके निकले, तुम घर से साइकिल लेके निकले अपने किसी दोस्त के घर जाने के लिए। अब तुम्हारे 4 दोस्त हैं, एक का नाम है राजू, एक का नाम है पिंटू, एक का नाम है बबलू, एक का नाम है चुन्नू और ये तुम हो। अब तुमने कहा कि मम्मी मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं, लेकिन ये नहीं बताया कौन से दोस्त के घर जा रहे हो। तो तुम या तो राजू के यहां मिलोगे या पिंटू के यहां, बबलू के यहां, चुन्नू के यहां। ये हम तुम्हें कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि तुम राजू के यहां मिलोगे, पिंटू के यहां मिलोगे, बबलू के यहां मिलोगे, चुन्नू के यहां मिलोगे।
लेकिन एग्जैक्टली तुम किसके घर पे हो ये नहीं बता सकते। हो सकता है हमें लगे तुम राजू घर पे हो, लेकिन तुम तो बबलू घर पे बैठे हो, क्योंकि बबलू घर के पास बबली रहती है, बबलू घर के पास बबली रहती है और तुम बबली को देखने आए हो, है ना। या हो सकता है तुम चुन्नू के घर पे हो, क्योंकि चुन्नू की जो पड़ोसन चुन्नी है वो तुम्हें अच्छी लगती है। तो ये मॉडल ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां मिलेगा, ये बताता है किन जगहों पर मिल सकता है, किन जगहों पर नहीं मिल सकता। तो एक तो इसके साथ ये अच्छी चीज है कि प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। दूसरी बात ये हो गई, दूसरी बात ये 3D मॉडल है। तीसरी बात ये मॉडल किस पर बेस्ड है, ये मॉडल बेस्ड है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर बेस्ड है। डिब्रोगली और हाइजेनबर्ग के साथ एक तीसरा साइंटिस्ट और था, इरविन श्रोडिंगर, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था। इरविन श्रोडिंगर को हम फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। इरविन श्रोडिंगर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जो नॉर्मल मैकेनिक्स या नॉर्मल फिजिक्स से डिफरेंट होती है। ये मैकेनिक्स हायर उसमें पढ़ाई जाती है। जब आप एमएससी वगैरह करोगे फिजिक्स में, अगर कोई करता है तो उन्हें पढ़ाई जाती है, तुम्हें नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसे क्वांटम मैकेनिक्स का फादर कहते हैं। किसको, श्रोडिंगर को। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन बनाई थी, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन बनाई थी और उसी इक्वेशन के ऊपर ये जो मॉडल है, ये मॉडल बेस्ड है। ये जो मॉडल है ये बेस्ड है केवल उसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर। ये मॉडल बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर ही फंक्शन करता है। क्या होती है जी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है d2 psi over dx स्क्वायर del 2 psi over del y स्क्वायर del 2 psi over del z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। और एच साई बराबर ई साई, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एच साई बराबर ई साई। काफी लोगों को देखते ही पसीना आना शुरू हो गया होगा, है ना। देखते ही पसीना आना शुरू हो गया होगा, लूज मोशन आने लगते हैं देखते ही। बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, ये क्या होती है। फिलहाल बस ये समझ लीजिए, ये जो इक्वेशन होती है ये आपको ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहां कहां मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन एटम में कहां कहां मिल सकता है, ठीक है। ये जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन केवल आपको इतना बताती है कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहां कहां मिल सकता है, किन किन जगहों पर मिल सकता है। ओके, इसमें इक्वेशन में कौन कौन सी चीज कहां क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर साई। साई होता है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव फंक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वेव होती है, इलेक्ट्रॉन का अंदर वेव नेचर होता है ना, तो उस वेव नेचर को टेल करने के लिए, उस वेव नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए, उस वेव नेचर को शो करने के लिए हम एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं, जैसे साई कहते हैं, ठीक है। साई इतने काम की चीज नहीं होती, साई से ज्यादा काम की चीज होती है हमारे लिए साई स्क्वायर। साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये आपको आगे पता लगेगा। मैं थोड़ी देर में जब नोड पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या चीज होती है, ठीक है ना। मैं जब नोड पढ़ाऊंगा तब नोड पढ़ाते हुए आपको समझाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या चीज होती है। ओके, और H क्या होता है? H होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जैसे हमारी मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे ही क्वांटम मैथमेटिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर होता है H, इसे बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसके अलावा कौन सी चीज क्या है तुम्हें कोई लेना देना नहीं है,
इसके अलावा कौन सी चीज क्या है तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। केवल ये समझ लो 3 डायमेंशन में इक्वेशन बनी हुई है एक्स वाई और जेड, 3 डायमेंशनल इक्वेशन है इसलिए मॉडल 3D है। तीनों एक्सेस का प्रयोग किया गया इसलिए मॉडल 3D है। 3 डायमेंशन में बनी है मतलब 3 वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना, एक्स वाई और जेड। तो इसका मतलब ये जो मॉडल है इसमें 3 वेरिएबल है तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 3 होंगे। इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे इक्वेशन के, 3 होंगे। तो सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, these quantum numbers tell about location of electron। क्वांटम नंबर जो होते हैं ये लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में बताते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में बताते, ओके, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में बताते ये हैं, ओके। ऑन सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वी गेट 3 क्वांटम नंबर्स। 3 क्वांटम नंबर्स, 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं क्योंकि 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करने पर हमें 3 क्वांटम नंबर मिलेंगे। 3 क्वांटम नंबर हमें मिलते हैं जिससे हम लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको हम बताएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 3 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 क्वांटम नंबर्स हम आपको बताएंगे, 3 क्वांटम नंबर्स की मदद से हम आपको बताएंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में बताएंगे। एक नई चीज जो ये मॉडल लेके आया था, ये मॉडल ओपन मॉडल था। जैसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आप कहीं भी पढ़ो, चाहे यहां पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूं, किसी किताब में पढ़ो, कहीं भी आपको किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं मिलेगा कि इस साइंटिस्ट ने दिया था। ये ओपन मॉडल था और ये इस मॉडल की सबसे अच्छी बात थी। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, मॉडल पे अपना नाम डाल देते थे तो बाकी की दुनिया उनकी कॉम्पिटिटर बन जाती थी, बाकी की दुनिया उनकी कॉम्पिटिटर बन जाती थी। जैसे बोर ने मॉडल दिया तो बाकी साइंटिस्ट मॉडल को गलत साबित करने में लग गए कि बोर का नाम कैसे हो गया, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई जिसको जो गलती मिले हमारे मॉडल में आ जाओ, ऐड कर दो, जो कमी मिलती है आ जाओ, ऐड कर दो, तुम्हें क्रेडिट दे देंगे। तुम्हें कोई कमी मिलती है हमारे मॉडल में, आ जाओ, उस कमी को ठीक कर दो, जो नई चीज तुम्हें मिलती है उसे ऐड कर दो, तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा, तुम्हें दे देंगे क्रेडिट, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये मॉडल ओपन मॉडल था। बहुत सारे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, बहुत सारे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है। और यहां पर आपको इस बात का जवाब भी मिलेगा कि सर ये जो मॉडल फेल हो गए थे ये हमें पढ़ाई क्यों है, सीधे क्वांटम मैकेनिकल ही पढ़ा देते। क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है ये पुराने कई सारे मॉडल्स के ऊपर खड़ा है, ये पुराने कई सारे मॉडल्स के ऊपर खड़ा है। बेसिकली बोहर मॉडल के ऊपर खड़ा है ये। बेसिकली क्या है, ये बोहर मॉडल के ऊपर खड़ा है। बेसिकली जो इसका प्रेमाइस लिया गया है वो बोहर मॉडल से लिया गया है। इसलिए इस मॉडल को जब बनाया था तो बनाया भी हाइड्रोजन एटम के लिए था। बाद में इसको मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के ऊपर जनरलाइज किया गया, सारे के सारे एटम्स के ऊपर इसको जनरलाइज किया गया यूजिंग, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज हुआ है, स्पेक्ट्रम का यूज, हालांकि इतना सब कुछ आपको पढ़ना नहीं है लेकिन जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज हुआ है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यूज हुआ है, रेडबर्ग फॉर्मूला यूज हुआ है, बोहर मॉडल यूज हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इस मॉडल के अंदर यूज होती हैं। तो लेकिन वो हमारे डिटेल में इतने सिलेबस में नहीं है तो हम उसे इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते, लेकिन असलियत में पुराना जितना भी काम है वो सारा का सारा इस मॉडल में मिलाया गया है। तो सर इस मॉडल में नया क्या है, जैसे हर मॉडल में कुछ ना कुछ नया होता है, इस मॉडल में नया क्या है, इस मॉडल में व्हाट इज न्यू, व्हाट इज न्यू, व्हाट इज न्यू। तो नई चीज क्या है इस मॉडल में वो समझना है, नई चीज क्या है वो समझना है। देखिए मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम है, इमेजिन कीजिए आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, ये एटम का न्यूक्लियस है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। आपने किसी जुगाड़ से एक कमरे में
सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। आपने किसी जुगाड़ से एक कमरे में इन रूम, एक कमरे के अंदर आपने क्या किया, एक कमरे के अंदर आप लोगों ने क्या किया है, आपने इस हाइड्रोजन एटम को बंद कर दिया। आपने इस हाइड्रोजन एटम को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इस कमरे में क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगे, इस कमरे में क्या लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, इनफाइनाइट अनंत कैमरे लगे हुए हैं, अनंत कैमरे लगे हैं, इनफाइनाइट कैमरा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैमराज आर देयर इन दिस रूम। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है वैसे वैसे ये कैमरे फोटो खींचते हैं, वैसे वैसे ये कैमरे क्या करते हैं, खट 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 क्लिक करते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करता है ये खट 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 क्लिक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, खट 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 क्लिक होती है, फोटो खींचती है। आप सारे फोटोज निकालते हो, सारे फोटोज निकाल के आप एक बड़ा फोटो बनाते हो, सारे फोटोज को ज्वाइन करते हो और सारे फोटोज को निकाल के कैमरों में नंबर पड़े, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो आप नंबर वाइज कैमरे के फोटो निकालते हो, उनको जोड़ते हो तो एक बड़ा फोटो मिलता है। उस बड़े फोटो की पिक्चर कैसी होगी, ऐसी होगी। ये जो डॉट है ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को दिखा रहा है किसी समय पर। ठीक है ना, अब देखना ध्यान से। न्यूक्लियस के आसपास एक ऐसी जगह है, एक ऐसा इलाका है जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा घूम रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मोशन की डेंसिटी मैक्सिमम है। ये जो पीले पीले डॉट्स हैं ये मैक्सिमम है, इनकी डेंसिटी मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा घने घने बने हुए हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा क्या बने हुए हैं, घने घने बने हुए हैं। ये है वो 3 डायमेंशनल स्पेस। इस 3 डायमेंशनल स्पेस को बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। आप ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिटल में जब बना रहा था, जब मैं डॉट 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 बना रहा था, तो मैंने कहीं पर भी डॉट डॉट का कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया है। किस डॉट के बाद मैं कौन सा डॉट बनाऊंगा मुझे नहीं मालूम, और इलेक्ट्रॉन को भी नहीं मालूम कि किस पॉइंट के बाद किस पॉइंट पर जाएगा, क्योंकि वो तो वेव है, अनसर्टेन है, वो तो वेव है, अनसर्टेन है। तो ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट था वो एक नई चीज थी। ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या है, वो एक नई चीज है कि भाई एटम के अंदर कुछ ऐसी जगहें होंगी, एटम के अंदर कुछ ऐसी जगहें होंगी, 3D स्पेसेस इन एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 95%। एटम के अंदर कुछ ऐसी जगहें होंगी जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 95% से ज्यादा होगी, 95% या उससे ज्यादा होगी। ऐसी जगहों को हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। किसी भी इंसान के मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां होती है, किसी भी इंसान के मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, तुम्हें किसी को ढूंढना है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी कहां मिलने की होगी, घर पे, उसके घर पे। भाई किसी भी इंसान को ढूंढना है तो सबसे पहले कहां जाओगे, उसके घर ही तो जाओगे। किसी भी इंसान को अगर ढूंढना चाहते हो तो सबसे पहले कहां जाओगे, उसके घर ही तो जाओगे। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसके मिलने की कहां होगी, घर पे होगी। इसका मतलब मैं एक तरह से कह सकता हूं ऑर्बिटल इज हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल इज हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, तो ऑर्बिटल को ढूंढो। क्या करो, ऑर्बिटल को ढूंढो। ऑर्बिटल को ढूंढ लिया तो 95% या उससे ज्यादा चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन वही मिल जाएगा, 95% या उससे ज्यादा चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन वही मिल जाएगा। आप देख रहे हो ऑर्बिटल के बाद इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो लगातार कम होती जा रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत कम समय बाहर गुजार रहा है ऑर्बिटल के, मैक्सिमम समय वो ऑर्बिटल के अंदर ही है, मैक्सिमम समय वो ऑर्बिटल के अंदर ही है। ठीक है, लेकिन इस डॉट्स की जो डेंसिटी है वो लगातार क्या हो रही है, बाहर जाने पर कम हो रही है। इन डॉट्स की जो डेंसिटी है वो बाहर जाने पर लगातार क्या हो रही है, वो लगातार कम हो रही है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है।
जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई सब मस्त है एकदम, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, तो हमें कैसे ढूंढना है, ऑर्बिटल को ढूंढना है। तो ऑर्बिटल हो गया घर में। अब जो घर होता है, किसी के घर को ढूंढना है, किसी के घर को ढूंढना है, तो घर कैसे ढूंढते हैं, घर किसी कॉलोनी में होता है, किसी मोहल्ले में होता है, किसी लोकेलिटी में होता है। ऐसा तो होता नहीं जंगल में घर बना होगा, और वो कॉलोनी वो लोकेलिटी किसी सिटी में होती है, वो लोकेलिटी किसी सिटी में होती है। तो इसका मतलब अगर किसी का घर ढूंढना है तो पहले उसका शहर पता करना पड़ेगा, किस शहर में बात हो रही है, पहले उसका शहर पता करना पड़ेगा किस शहर की बात हो रही है। उसके बाद पहले क्या पता करेंगे, शहर पता करेंगे, आया ना। उसके बाद 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 पता करेंगे क्या, मोहल्ला, और उसके बाद घर, शहर मोहल्ला घर, शहर मोहल्ला घर, शहर मोहल्ला घर, शहर, ठीक है। तो तुम्हें किसे ढूंढना है, तुम्हें ढूंढना है डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह को। तुम्हें किसे ढूंढना है, डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह को। तुम्हें पुलिस वाले, तुम्हें ढूंढना है डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह को, और तुम्हें पता लगा कि डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह किसी घर में छुपे हुए हैं, तो तुम्हें डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह को ढूंढना है, ठीक है। और डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह जो है वो मिलेंगे कहां, वो इस ऑर्बिटल नाम के घर में मिलेंगे। लेकिन घर का पता लगाने से पहले तुम्हें क्या पता लगाना पड़ेगा कि घर किस कॉलोनी में है, किस लोकेलिटी में है, और वो कॉलोनी किस सिटी में है। भाई सिटी से कॉलोनी पहुंचोगे, कॉलोनी से घर पहुंचोगे, अभी तो डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह मिलेंगे। तो यही काम करता है क्वांटम नंबर्स। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो बताते हैं वो बताते हैं क्वांटम नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस बताते हैं वो कौन बताते हैं, वो बताते हैं क्वांटम नंबर्स। तो आइए देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर्स किस तरह से काम करते हैं। क्वांटम नंबर होते हैं 3। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, l, और तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर n, l और m, ये 3 क्वांटम नंबर इस मॉडल की पैदाइश है, इस मॉडल से आए हैं। और ये आपको क्या बताते हैं, ये आपको बताते हैं लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सक्यूज मी इन एनी एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन ढूंढना है तो ऑर्बिटल को ढूंढना होगा, और ऑर्बिटल को ढूंढने के लिए ये 3 क्वांटम नंबर हमारी मदद करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करते हैं जैसे ये शहर है, ये मोहल्ला है, और ये क्या है, ये घर है। n से आपको शहर का पता लगेगा इलेक्ट्रॉन के, l से मोहल्ले का, m से घर का, ठीक है। बाद में एक क्वांटम नंबर जो ओरिजिनली इस मॉडल में नहीं था, वो ही इस मॉडल में ऐड किया गया, उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्मॉल s। तो 4 क्वांटम नंबर इस मॉडल में होते हैं। ओरिजिनली 3 सॉल्यूशन थे श्रोडिंगर इक्वेशन के, तो 3 क्वांटम नंबर थे। चौथा क्वांटम नंबर बाद में इसमें डाला गया है बाहर से, ये ओरिजिनल मॉडल का पार्ट नहीं था, ठीक है, इसे बाहर से डाला गया स्पिन क्वांटम नंबर को। तो आइए समझते हैं ये क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्या क्या बताते हैं, क्या होते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या बताते हैं, ये सारी बातें समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। भाई डाकू इलेक्ट्रॉन से इनको ढूंढना है, डाकू इलेक्ट्रॉन से इनको ढूंढना है। सबसे पहले आपको उस शहर में आना पड़ेगा जिस शहर में डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह छुपा हुआ है। आपको किसी ने इंफॉर्मेशन दी, आप है पुलिस वाले, तो आपको इंफॉर्मेशन मिली कि डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह जो है वो छुपे हुए हैं कोटा में, सपोज छुपे हुए हैं, ठीक है ना। कोटा में, रंगबाड़ी में, घर नंबर 180 में छुपे हुए हैं। तो पहले तुम्हें कोटा आना पड़ेगा, सबसे पहले कोटा आओगे ना,
मैं तुमसे कहता हूं डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह घर नंबर 180 में छुपे हुए हैं, तो क्या तुम पहुंच जाओगे? क्या तुम पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकते। या डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह मॉडल टाउन के घर नंबर 180 में छुपे हुए हैं, तो क्या तुम पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि मॉडल टाउन तो इंडिया के हर सिटी, हर दूसरी शहर में मॉडल टाउन है। सबसे पहले शहर का नाम पता होना जरूरी है ना, शहर का नाम पता होना जरूरी है ना, हाँ या ना? तो सबसे पहले शहर, सबसे पहले शहर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ये शहर के बारे में बात करता है। इसे बोहर ने दिया था, ये बोहर के द्वारा दिया गया था। इट डिनोट्स, ये क्या करता है? ये डिनोट करता है शेल, डिनोट्स ईच वैल्यू ऑफ एन, denotes a shell previously, जिसे आप बोहर मॉडल में ऑर्बिट बोला करते थे, जिसे आप बोहर मॉडल में ऑर्बिट बोला करते थे, ये अब शेल कहलाएगी, ये अब शेल कहलाएगी। बोहर मॉडल में आप इसको ऑर्बिट बोला करते थे, एन से आप लोग ऑर्बिट के बारे में बताते थे, है ना? याद है ना? एन का प्रयोग हम लोग ऑर्बिट बताने के लिए करते थे। n has only पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। n की जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज होती हैं। क्यों होती हैं? आपको बोहर मॉडल में बताया गया है, पूरा डिटेल में समझाया गया है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और n आपको बताता है, n tells about size of a shell and एनर्जी ऑफ अ शेल। किसी शेल का अगर साइज और एनर्जी आपको निकालना है तो अब आप इससे निकाल सकते हैं। आर एन बराबर क्या आया था? 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, और nth ऑर्बिटल में एनर्जी क्या थी? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ईवी पर एटम। ठीक है ना? एन बढ़ता है तो आर एन बढ़ता है, En बढ़ता है। जैसे जैसे n बढ़ेगा शेल का साइज बढ़ेगा, शेल का साइज बढ़ेगा, और शेल की एनर्जी, शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। सर एक बात बताओ, आपने फॉर्मूला भी बोहर वाला यूज कर लिया, डेफिनेशन भी बोहर वाली यूज कर ली है, तो फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में और बोहर मॉडल में डिफरेंस क्या हुआ? ये तो वही बात हो गई ना कि जो हम क्वांटम में कर रहे थे वही हम बोर में कर रहे हैं, या जो हम बोर में कर रहे थे वही हम क्वांटम में कर रहे हैं। नहीं, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। बोहर के मॉडल में ऑर्बिट एक 2D स्पेस था, मतलब डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह इस शहर की केवल बाउंड्री पर मिल सकते थे, ये ऑर्बिट हुआ करती थी। बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन केवल इस बाउंड्री पर घूम सकता था, याद है? मतलब इस शहर के केवल बॉर्डर पर घूम सकता था इलेक्ट्रॉन। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पूरे शहर में कहीं भी हो सकता है, इस पूरे शहर में कहीं भी हो सकता है। ऑर्बिट और शेल में क्या डिफरेंस है? ऑर्बिट और शेल में डिफरेंस ये है कि ऑर्बिट जो थी वो 2D हुआ करती थी और शेल जो है वो 3D हुआ करती है। ऑर्बिट जो है वो 2D हुआ करती थी, शेल जो है वो 3D हुआ करती थी। ठीक है ना? ऑर्बिट जो है वो क्या होती थी? 2D होती थी। शेल जो है वो क्या होती है? वो 3D होती है। इज इट क्लियर? तो ये शेल को बताता है। तो अब आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढते ढूंढते कहां आ गए? शेल में आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन के शहर में आ गए। अब जब आप शहर में पहुंच गए, अब जब आप शहर में पहुंच गए, तो शहर में पहुंचने के बाद नेक्स्ट चीज है, शहर के बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेलिटी में जाना है। सब्सिडरी क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, एल। ठीक है, इसे एल से डिनोट करते हैं, छोटा एल। भाई शहर के बाद आपको मोहल्ला भी तो पता होना चाहिए कि भैया इस वाले मोहल्ले में जाना है।
इस वाले मोहल्ले में जाना है कि नहीं? भाई हर शहर के अंदर कुछ एरिया में मार्केट होता है, कुछ में हॉस्पिटल होता है, कुछ में रेजिडेंशियल इलाका होता है, कुछ में स्कूल्स होते हैं। तो अगर मुझे किसी के घर जाना है तो मेरे को ये पता होना चाहिए ना कि कौन सी कॉलोनी में रहता है। आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि शहर के जंक्शन पे उतरे, शहर के जंक्शन पे उतर के आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन के घर ले चलो। सपोज तुम कोटा आते हो मुझसे मिलने, तो तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि सर कोटा, हम कोटा आ रहे हैं, आप कोटा पहुंच गए, बोले आपने ऋतिक सर के घर ले चलो, तो वो तुम्हें ऋतिक सर के घर थोड़ा ले आएगा। ऑटो वाला, उसे क्या पता कौन ऋतिक सर है? ऑटो वाले को थोड़ा पता कौन से ऋतिक सर है। तो तुम्हें उसे कॉलोनी बतानी पड़ेगी ना कि डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह को ढूंढने आया हूं, तो डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह मॉडल टाउन में पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब शहर के बाद सेकंड चीज कौन सी है? सेकंड चीज है मोहल्ला। मोहल्ला ये दिया गया था सोमरफील्ड ने, ये दिया था सोमरफील्ड ने। एक आदमी था जो फील्ड में सोया, रात में ओस पड़ गई तो बेचारा मर गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सोमरफील्ड, क्योंकि वो फील्ड में सो के मर गया। ठीक है ना, ये दिया था सोमरफील्ड ने। एक बात। दूसरी बात बच्चों, ये क्या बताता है? ये बताता है आपको, इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ सबशेल्स। ये आपको शेप ऑफ सबशेल्स के बारे में बताता है। क्या बताता है? शेप ऑफ सबशेल्स के बारे में बताता है। भाई आपको मोहल्ले का नक्शा मालूम होना चाहिए ना, भाई आपको मोहल्ले का नक्शा मालूम होना चाहिए। सपोज कीजिए आप, ये शहर है, ठीक है ना, ये एक शहर है, अब इस शहर में ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले के अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सर इस मोहल्ले में यहां पर ये वाले घर है, यहां पर इस मोहल्ले में 5 गलियां हैं, इस वाली गली के अंदर जो घर है उनका नंबर 100 से लेके 120 तक है, इस वाली में 120 से लेके 140 तक है, इस वाली गली में 180 नंबर घर पड़ेगा। तो अगर आपको ये पता होगा किस वाली गली में नंबर पड़ेगा, तभी तो आप जाके वहां पर उस घर में जाके इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे। वरना आपको मोहल्ले का नक्शा ही नहीं पता है, तो मोहल्ले के नक्शे के बिना इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे कैसे? आप यही ढूंढते रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन का घर है कहां पे। डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह का घर पहुंचाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए ना कि कौन सी वाली गली में उसका घर पड़ेगा, कौन सी वाली गली में उसका घर पड़ेगा। हाँ या ना? तो मोहल्ले का नक्शा कौन बताता है आपको? मोहल्ले का नक्शा बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, शेप ऑफ सबशेल्स के बारे में आपको बताएगा। फॉर एनी एन, L ranges from 0 to n-1। किसी भी L के लिए L की वैल्यू 0 से n-1 तक जा सकती है। किसी भी n के लिए L की जो वैल्यू है वो 0 से n-1 तक जा सकती है। ठीक है, जैसे n और L। फर्स्ट शेल में होगी L की वैल्यू 0 से 1-1 0 तक जा सकती है। 1-1 क्या हुआ? 0। 2 शुरुआत कहां से होगी? 0 से होगी। अंत कहां होगा? 1 पे। 0,1। 0 शुरुआत है, n-1 अंत है। 3 0 से शुरुआत है, 2 पे अंत है, बीच में 1 आ जाएगा। ठीक है, बीच में 1 आ जाएगा। 4 0 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। एक चीज मैं और लिख दूं तुम्हारा डाउट खत्म करने के लिए, इन इंटीजर स्टेप्स। ये सर 1.5 क्यों नहीं हुआ, 1.6 क्यों नहीं हुआ? इंटीजर में बढ़ता है। ठीक है, इंटीजर में बढ़ता है। ठीक है, L की वैल्यूज को कुछ नेम भी दे रखे हैं। L की वैल्यूज को कुछ क्या दे रखे हैं? नेम दे रखे हैं। L की वैल्यूज को क्या दे रखे हैं? नेम दे रखे हैं। जैसे L बराबर 0 को हम कहते हैं S सबशेल, है ना, S सबशेल। 1 को कहते हैं P, 2 को कहते हैं D, 3 को कहते हैं F।
सर ये नाम कहां से आए? ये नाम आए हैं बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी से। इनका ओरिजिन आपके काम का नहीं है, ये नाम आपके काम के हैं क्योंकि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होंगे। एस का फुल फॉर्म होता है शार्प, इसका होता है प्रिंसिपल, इसका होता है डिफ्यूज्ड, और इसका होता है फंडामेंटल। ठीक है, एसपीडीएफ। एल अगर 0 होगा तो उसे एस बोलेंगे, है ना। जैसे फर्स्ट शेल में कौन कौन सब शेल होंगी? 1 में 0 है तो 1s, 1 शेल 0 सब शेल 1s। 2 में कौन कौन है? 2 0, 2s, 2p। ठीक है। 3 में 3 मोहल्ले, इस मोहल्ले में 3 गलियां हैं, इस शहर में 3 मोहल्ले हैं, 3s, 3p, 3d। ठीक है। और इसमें 4 मोहल्ले हैं, 4s, 4p, 4d और 4f। ये नंबर शेल को दिखा रहा है, एसपीडीएफ सब शेल को दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है। आप n से l का पता लगा सकते हैं। n ज्यादा इंपॉर्टेंट है, l जो होता है वो n के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर मैं आपको कह दूं कि n बराबर 3 है तो आप मुझे फटाफट बता देंगे कि इसमें l बराबर 0 1 2 होगा। इसका मतलब 3s मोहल्ला, 3p मोहल्ला, 3d मोहल्ला, 3s मोहल्ला, 3p मोहल्ला और 3d मोहल्ला। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि l बराबर 2 है तो l बराबर 2 3 में भी हो सकता है, l बराबर 2 4 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, 6 में भी हो सकता है। आप n से l बता सकते हो, l से n नहीं बता सकते। मैं आपसे कह दूं l बराबर 1 है तो n बराबर क्या होगा? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बस 1 नहीं हो सकता, इतना पता है ना। इसलिए n होता है प्रिंसिपल, मेन n है। शहर से मोहल्ला, मोहल्ले से शहर नहीं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। अगर मैं शेप ऑफ सबस्टेंस की बात करूं तो एल से शेप ऑफ सबस्टेंस भी पता लगते हैं। एल की वैल्यू से शेप ऑफ सबस्टेंस भी पता लगते हैं ना। तो जो एस सबशेल होती है वो होती है शेप में स्फेरिकल। कैसी होती है? स्फेरिकल, लाइक दिस। एल बराबर 0। ठीक है। ऐसे ही जो पी सबशेल होती है वो होती है डंबल शेप, वो होती है डंबल शेप। कैसी शेप? डंबल शेप। ऐसा। ये डंबल, ये डंबल है। ठीक है ना। ऐसे ही जो डी सबशेल होती है, जो डी सबशेल होती है डी सबशेल जो होती है डी सबशेल जो होती है वो डी सबशेल कैसी होती है? डबल डंबल शेप। डी सबशेल का शेप होता है डबल डंबल। डबल डंबल मतलब ऐसा, एक ढंग से बन जा भाई, क्या घटिया बनाया मैंने।
ये हुआ डबल डंबल, ये है डी सबशेल, ठीक है। इसके लिए एल बराबर होता है 2 और एफ सबशेल होती है कॉम्प्लिकेटेड, तो उसको हम ड्रॉ नहीं करते क्योंकि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है उसका, तो वो ड्रॉ नहीं हो सकता। तो ये 3 सबशेल के शेप आपको याद रखने, स्फेरिकल, डंबल शेप्ड और डबल डंबल शेप्ड, ठीक है। स्फेरिकल, डंबल शेप्ड और डबल डंबल शेप्ड, ठीक है। तो 3 तरह के शेप्स होते हैं, स्फेरिकल होता है, डंबल शेप होता है और डबल डंबल शेप होता है। ओके बच्चे। इसके बाद आया बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। शहर हो गया, शहर के बाद मोहल्ला मिल गया, मोहल्ले के बाद मोहल्ले का नक्शा मिल गया, शहर हो गया, शहर के बाद मोहल्ला हो गया, मोहल्ले के बाद अब क्या चाहिए, मोहल्ले के बाद चाहिए घरों का स्पेशियल ओरिएंटेशन। शहर शहर में मोहल्ला, मोहल्ले में घर, शहर शहर में मोहल्ला, मोहल्ले में घर। और इलेक्ट्रॉन का घर कौन है, ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन का घर कौन है, ऑर्बिटल। लिंड नाम के वैज्ञानिक ने इसको दिया था, लिंड ने प्रपोज किया था इसको, गिवन बाय लिंड, ठीक है। और क्या बताता है ये, it tells about spatial orientation of orbits, कि स्पेस में ऑर्बिट्स, स्पेस में ऑर्बिटल कैसे अरेंज्ड हैं, स्पेस में ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज्ड हैं, हाउ ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द स्पेस। देखो, तुम्हें मोहल्ला पता लग गया, मोहल्ले में तुम गली में घुसे, कोई मोहल्ला था, उस मोहल्ले की गली में तुम घुसे। अब उस मोहल्ले में घर हैं 4, उस मोहल्ले में ऐसे करे घर बने हुए हैं, तो घरों की नंबरिंग एक पैटर्न में होती है। जैसे मान लो 101 है तो 102 होगा, 103 होगा, फिर 104 होगा, फिर 105 होगा, ऐसा ही होता है ना। रैंडमली तो नहीं होती नंबरिंग, इसका नंबर 101 है तो इसका नंबर 999 है, इसका नंबर 888 है, ऐसा तो नहीं होता, एक पैटर्न फॉलो होता है ना। तो जो किसी भी गली में घर होते हैं, भाई तुम गली में घुस गए, तुम्हें 180 नंबर घर ढूंढना था, तो तुमने जब 180 नंबर घर ढूंढना था तो तुमने देखा गली में तुम घुस गए, गली में घर ही घर है, गली में क्या है, गली में घर ही घर है। तो तुम देखते हुए चले गली में घर ही घर है, दोनों तरफ घर ही घर है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, इस तरह से। तुम यहां पर हो अपनी बंदूक लेके, ठीक है ना, इस तरफ के नंबर चल रहे हैं जैसे 91, 92, 93, 94, 95, ये नंबरिंग चल रही है, और इस तरफ की नंबरिंग तुम्हारी चल रही है सपोज 185। तो तुम्हें पैटर्न देखते ही अंदाजा लग जाएगा कि इधर वाली गली में मेरे को मेरा डाकू इलेक्ट्रॉन सिंह मिलेगा, और इधर की तरफ ही ये जो घर आएगा 180 नंबर, इसमें मेरा डाकू बैठा हो सकता है। जो टिप मुझे मिली है कि इसमें मेरा डाकू बैठा हो सकता है, तो मेरे को इधर की तरफ मिलेगा। अगर इन घरों पर मैं नंबर ना दूं, इन घरों पर मैं कोई नंबर ना दूं, इन घरों पर अगर मैं कोई नंबर ना दूं, तो तुम ढूंढ लोगे कि इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद है। मान लो गली है, सारे घर एक जैसे हैं दिखने में, और किसी पे कोई नंबर नहीं पड़ा है, तुम ढूंढ लोगे इलेक्ट्रॉन कहां है, जिंदगी में नहीं ढूंढ पाओगे, जिंदगी में नहीं ढूंढ पाओगे। तो मोहल्ले में घरों को पहचान करने के लिए, घरों को एक दूसरे से अलग करने के लिए घरों के ऊपर क्या डाला जाता है, नंबर डाला जाता है। घर एक पैटर्न में बनाए जाते हैं, घरों की सजावट का एक पैटर्न होता है, घरों की सजावट का एक पैटर्न होता है कि भाई ये वाली गली यहां पर बंद है, यहां 181 के बाद अब घर नहीं है, ये गली यहां पर बंद है 181 के बाद अब यहां घर नहीं है, इससे आगे घर कहां है, जबकि अगला ही घर 180 है। तो इसके लिए आपको घूम के जाना पड़ेगा पार्क के पीछे से, यहां पर 180 मिलेगा। तो स्पेस में जो घर होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं एक पर्टिकुलर स्टाइल में, एक पर्टिकुलर तरीके में। उसी ओरिएंटेशन को, उसी तरीके को, उसी पैटर्न को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। उसी पैटर्न को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। हमने एन से एल निकाला था, एल से एन निकालेंगे।
फॉर एनी m ranges from -L to +L including 0 only integer values, ठीक है। -L से +L तक जाता है, -L से +L तक जाता है, ठीक है। किसी भी m की वैल्यू किसी भी l के लिए -L से +L तक जाती है, 0 को इंक्लूड करते हुए। क्या मतलब है इस बात का? देखो L और m, L बराबर 0, m बराबर 0, -0 से +0 इंक्लूडिंग 0। L बराबर 1, -1 से +1 इंक्लूडिंग 0, -1 से इंक्लूडिंग 0। L बराबर 0 का नाम क्या है? S, 1 का क्या नाम है? P, 2 का क्या नाम है? D। तो -2, -1, 0, 1, 2, -L से +L तक गए, थ्री F, -3, सत्यानाश इसका, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके, इज इट क्लियर? एक ऑर्बिटल, एस के अंदर केवल एक ऑर्बिटल होती है। एस सब शेल में केवल कितनी ऑर्बिटल होती है? एक ऑर्बिटल होती है। ठीक है, m की एक ही वैल्यू आई है, m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को दिखा रही है, m की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को दिखा रही है। तो इस मोहल्ले में एक ही घर है, और आपको याद होगा जो 1s था, इस शहर में एक ही मोहल्ला था, इस शहर में n बराबर 1 के शहर में केवल एक ही मोहल्ला था, और उस मोहल्ले में केवल एक ही घर है। समझ रहे हैं? इसमें 3 ऑर्बिटल होती है, p में होती है 3 ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें होती है 5 ऑर्बिटल, 5 वैल्यू हैं, और इसमें होती है 7 ऑर्बिटल, इसमें होती हैं 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है। इन पांचों का शेप बनाते हैं, तीनों पांचों सातों का शेप बनाते हैं। एस तो स्फेरिकल होती है, एक ही ऑर्बिटल है, स्फेरिकल का शेप स्फेरिकल ही होता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, फर्स्ट एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का हो या एस सबशेल का हो एक ही बात है, एस ऑर्बिटल का हो या एस सबशेल का हो एक ही बात है, क्योंकि एस ऑर्बिटल ही सबशेल है, सबशेल ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, एक ही सबशेल है। इस कॉलोनी में एक ही घर है, वही घर कॉलोनी है, वही घर क्या है? कॉलोनी है, ठीक है ना। वही घर क्या है? वही घर कॉलोनी है। तो एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? वो होता है स्फेरिकल, ये स्फेरिकल शेप की होगी, ठीक है। दूसरा आता है पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल हैं, -1, 0, 1। कैसे अलाइन होती हैं वो स्पेस में? एक होती है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक होती है वाई एक्सिस के अलोंग, घटिया ड्राइंग का नमूना, सत्यानाश, और एक होती है जेड एक्सिस के अलोंग।
जो z एक्सिस के अलॉन्ग होती है उसे पी जेड कहते हैं, जो y एक्सिस के अलॉन्ग होती है उसे पी वाई कहते हैं, और जो x एक्सिस के अलॉन्ग होती है, थोड़ी दूर बन गई है जो, उसे पी एक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पी एक्स कहते हैं। ठीक है, सही है, उसे क्या कहते हैं? पी एक्स कहते हैं। इज इट क्लियर? एम जब असाइन करते हैं, जब एम असाइन करते हैं कि सर किसमें से एम किसका कौन सा होगा, तो जेड एक्सेस वाली का एम हमेशा 0 होता है, एम बराबर 0। बाकी आप सबका चेंज कर सकते हो, इसको आप बोल दो एम बराबर 1 और इसको बोल दो एम बराबर -1। ये दोनों इंटरचेंजेबल है, मतलब आप इसको भी 1 और इसको भी -1 भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगा। इसको 1 और इसको -1 भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगा। इसका 0 फिक्स है। जेड एक्सिस को स्टैंडर्ड लिया गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिग्मा बॉन्ड का स्टैंडर्ड जेड एक्सिस होता है, आप सीखोगे। जेड एक्सिस जो होती है वो स्टैंडर्ड एक्सिस होती है। ठीक है, जब सर आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे कि जेड एक्सिस जो होती है वो स्टैंडर्ड एक्सिस होती है। ठीक है, 3 शेप हो गए, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ऐसे ही डी के 5 डब्बे हैं, डी ऑर्बिटल्स के शेप बनाते हैं। चलिए, 5 ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर, कौन कौन सी? आओ बनाए, आओ बनाए 5 ऑर्बिटल हम। सत्यानाश, 1 2 आओ बनाए 5 ऑर्बिटल की कहानी, ड्राइंग बनाने में याद आ जाएगी नानी। ओहो, 5 ऑर्बिटल्स होती है ना। ठीक है ना, आओ बनाए। देखो, सत्यानाश, सत्यानाश। डबल डंबल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में नाम पड़ा डी एक्स वाई। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में नाम पड़ा डी एक्स जेड। वाई और जेड के बीच में नाम पड़ा डी वाई जेड। ठीक है, इनके लोब एक्सिस के ऊपर होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई के ऊपर है, और इसका लोब जेड एक्सिस के ऊपर है। इधर से इसने जैकेट डाली हुई है ऐसे, प्लूटो प्लूटो ऐसे। ठीक है, ये है डी जेड स्क्वायर। ओके, ठीक है, इस तरीके से ये बनते हैं। ओके, इसमें से इसका एम फिक्स होता है 0, बाकी किसी का भी एम कुछ भी हो सकता है। इसका फिक्स है कि इसका हमेशा 0 ही होगा, बाकी किसी को भी आप कोई सा भी एम दे सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका डी ऑर्बिटल्स का शेप। ओके, तो हमने क्या बना लिया? ऑर्बिटल का शेप बना लिया। एम से हमें ऑर्बिटल का शेप पता लग गया। तो अब कुछ कुछ पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो रही है। अब कुछ कुछ जो पिक्चर है वो हमारे सामने क्लियर हो रही है। हमें क्या समझ में आया? एटम, एटम में शेल, एटम, एटम में शेल, शेल में सबशेल, सबशेल में ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। इट इज जस्ट लाइक नैनो में सजना, नैनो में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया। गाना है ना, नैनो में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया। तो ऐसे ही एटम में शेल, शेल में सबशेल, सब शेल में इलेक्ट्रॉन आ गया, सब शेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सब शेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? शहर कौन कौन से? एक बार सम अप करते हैं। शहर कौन कौन से, जरा ध्यान से देखना।
जैसे मान लो n बराबर 1 शहर है, n बराबर 1, इसके लिए l बराबर होगा 0 और m बराबर भी होगा 0। मतलब इस शहर में एक ही घर है, वही मोहल्ला है, वही शहर है। इस घर में एक ही शहर है, इस पूरे शहर में एक ही घर है, उसी को मोहल्ला बोल दिया, उसी को शहर बोल दिया। ये हो गया 1s का डब्बा। ऑर्बिटल्स को डब्बा बना के भी दिखाते हैं फिलिंग के लिए। ये हो गया 1s का डब्बा, ठीक है, 1s का डब्बा। ऐसे ही देखो n बराबर 2, शहर नंबर 2 पे चलते हैं। l की वैल्यू 0 और 1, तो l की वैल्यू 0 और 1, l बराबर 0 का मतलब 2s, इसके लिए m बराबर भी 0 और l बराबर 1 का मतलब 2p, इसके लिए m बराबर -1 0 1। तो 2s वाले में, इस मोहल्ले में केवल एक ही घर, इस शहर में 2 मोहल्ला, 2s मोहल्ला 2p मोहल्ला, 2s मोहल्ला में 2 घर, एक ही घर, 2p मोहल्ला में 3 घर, ठीक है, 2p मोहल्ला में 3 घर, ठीक है। क्या नाम होगा इन घरों के? 2px, 2py, 2pz, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आओ n बराबर 3, l बराबर 0 1 2, 3 मोहल्ले होंगे इस शहर में। l बराबर 0 मतलब 3s, 3s के लिए m भी 0, मतलब एक मोहल्ले में इसमें एक ही घर, 3s, ठीक है। l बराबर 1 मतलब 3p, m की 3 वैल्यू, -1 0 1, मतलब मोहल्ले में 3 घर, 3px, 3py, 3pz, ठीक है। और तीसरा और सबसे बड़ा मोहल्ला l बराबर 2, 3d, m की 5 वैल्यूज, यानी 5 डब्बे, 5 ऑर्बिटल्स, 5 घर। पांच डब्बे, 5 ऑर्बिटल, 5 घर, ये कहानी है। और इन सबको मिला के एटम बनता है। इन डब्बों में से किसी एक डब्बे में इलेक्ट्रॉन तैर, इन डब्बों में से, इन डब्बों में रहता है इलेक्ट्रॉन। ये जो डब्बा है ना, ये ऑर्बिटल है। इन डब्बों के अंदर आपको कौन मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इन डब्बों के अंदर आपको कौन मिल सकता है? इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरा गला भी अब जवाब दे रहा है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी यूटिलिटी, स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी यूटिलिटी क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके रिजल्ट्स, क्वेश्चंस, रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस लेक्चर का जो सेकंड पार्ट होगा वो थर्सडे को आएगा और थर्सडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन शुरू हो रहा है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और हम एक बार और मिलेंगे बस थर्सडे को, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर की समाप्त हो जाएगा चैप्टर ये, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, आपसे मिलता हूं थर्सडे को। तब तक के लिए ईश्वर आपका भला करे, धन्यवाद।